आज की कहानी है क्या था रघु भैया के गुस्से का अंजाम। कहाँ मर गई हो? कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, जिंदा भी हो या मर गई? रघुवीर भैया एक ही गति से निरंतर चिल्ला रहे थे। क्या चाहिए आपको? गीले हाथ पोंछते हुए इंदु कमरे में आकर बोली। मेरी जुराबें कहाँ हैं? सोचा था पढ़ी लिखी बीवी घर भी संभालेगी और मेरी सेवा भी करेगी, लेकिन यहाँ तो महारानी जी के नखरे ही पूरे नहीं होते। सुबह से साज श्रृंगार यूं शुरू होता है जैसे किसी कोठे पर बैठने जा रही हो। कितनी देर तक भुनभुनाते रहे। थोड़ी देर बाद फिर चीखे, नाश्ता तैयार है कि होटल से मंगवाऊं? इंदु गर्मा गर्म पराठे ले आई। तभी ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ उन्होंने दीवार पर दे मारी हो। शायद कांच की प्लेट थी। पूरी नमक की थैली उड़ेल दी है पराठे में। आदमी भूखा चला जाए तो ठूस ठूस कर खाएगी खुद। अच्छा, सादा पराठा ले आती हूँ। इंदु की आवाज़ में कंपन थी। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब शाम को मैं इस घर में आऊँगा ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यूं भूखे घर से जाएंगे तो मेरे गले से तो एक निवाला भी नहीं उतरेगा। मरो जाकर। उन्होंने तमाचा इंदु के गाल पर रसीद कर दिया और पिछवाड़े का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी यूं स्टार्ट की जैसे किसी जंग पर जाना हो। ऐसे मौके पर अक्सर वे गाड़ी तेज़ गति से ही चलाते थे। अम्मा जी सहित पूरा परिवार सिमट आया था आंगन में। नन्हा सौरभ मेरे पल्लू से मुंह छिपाए खड़ा था। अक्सर रघुवीर भैया की चीखें सुनकर परिवार के सदस्य तो क्या, आस पड़ोस के लोग भी जमा हो जाते। पर क्या मजाल जो कोई एक शब्द भी कह जाए। एक बार फिर आशान्वित नज़रों से मैंने दिवाकर की ओर देखा था, शायद कुछ कहें, पर नहीं। अपमान का घूंट पीना उन्हें भली प्रकार आता था। उधर अम्मा जी को देखकर यूं लगता जैसे तिरस्कृत होने के लिए यह बेटा पैदा किया था। चिढ़कर मैंने ही मौन तोड़ दिया। एक दिन आपका भाई उस भोली भाली लड़की को जान से मार डालेगा, लेकिन आप लोग कुछ मत कहिएगा। न जाने इतना अन्याय क्यों सहा जाता है इस घर में। क्रोध से मेरी आवाज़ कांप रही थी। उधर इंदु सिसक रही थी। मैं सोचने लगी, अब शाम तक यूं ही वह भूखी प्यासी अपने कमरे में लेटी रहेगी और रघुवीर भैया शाम को लौटेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बार मन में आया उसके कमरे में जाकर प्यार से उसका माथा चूम लूं। सहानुभूति के चंद बोल आहत मन को शांत करते हैं, पर इंदु जैसी स्वाभिमानी स्त्री को यह सब नहीं भाता था। होंठ सीकर मंद मंद मुस्कुराते रहना उसका स्वभाव ही बन गया था। क्या मजाल जो रघु भैया के विरोध में कोई कुछ कह जाए। ब्याह करके जब घर में आई थी तो बड़ा ही अजीब सा माहौल देखा था मैंने। रघुवीर भैया और दिवाकर दोनों जुड़वा भाई थे, पर कुछ पलों के अंतराल ने दिवाकर को बड़े भाई का दर्जा दिलवा दिया था। शांत, सौम्य और गंभीर स्वभाव के कारण ही दिवाकर काफ़ी आकर्षक दिखाई देते थे। उधर रघुवीर उग्र स्वभाव के थे। कोई कार्य तो क्या, शायद पत्ता भी उनकी इच्छा के विरुद्ध हिल जाता तो यूं आंखें फाड़कर चीखते मानो पूरी दुनिया के स्वामी हों। अम्मा जी और दिवाकर उन्हें नन्हे बालक के समान पुचकारते, सफाई देते, लेकिन वे तो जैसे ठान ही चुके होते थे कि सामने वाले का अनादर करना है। अम्मा जी तब अपने कमरे में सिमट जाया करती थी और बदहवास से दिवाकर घर छोड़कर बाहर चले जाते। मैं अपने कमरे में कितनी देर तक थर थर काँपती रहती थी। उस समय क्रोध अपने पति पर और अम्मा जी पर ही आता था, जिन्होंने उन पर अंकुश नहीं रखा था। तभी तो बेलगाम घोड़े की तरह सरपट भागते जाते थे। एक दिन मैंने दिवाकर से खूब झगड़ा किया था, खूब बुरा भला कहा था रघुवीर भैया को। दिवाकर शांत रहे थे, गंभीर मुख मुद्रा लिए अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर बोले, शालू, रघु की जगह अगर तुम्हारा भाई होता तो तुम क्या करती? क्या ऐसे ही कोसती उसे? सच बताऊं, मैं उससे संबंध विच्छेद ही कर लेती। हमारे परिवार में बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वे बड़ों का अनादर कर ही नहीं सकते। क्रोध के आवेग में मैं बहुत कुछ कह गई थी। जब चित्त थोड़ा शांत हुआ तो खुद को समझाने बैठ गई कि मेरे पति भी इसी परिवार के हैं, कभी दुख नहीं पहुंचाया उन्होंने किसी को। फिर रघु भैया का स्वभाव
व्यवहार ऐसा क्यों है? एक दिन अम्मा जी ने अखबार रद्दी वाले को बेच दिए थे। रघु भैया को किसी खास दिन का अखबार चाहिए था। टूट पड़े अम्मा जी पर। दिवाकर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आज ही दफ्तर की लाइब्रेरी से तुम्हें अखबार ला दूंगा। पर रघु भैया की जबान एक बार लपलपाती तो उसे शांत करना आसान नहीं होता था। गालियों की बौछार कर दी अम्मा पर। वे पछाड़ खाकर गिर पड़ी थी। दिवाकर अखबार लेने चले गए और मैं डॉक्टर को ले आई थी। तब तक रघु भैया घर से जा चुके थे। डॉक्टर अम्मा जी को दवा देकर जा चुके थे। मैं उनके सिरहाने बैठी अतीत की स्मृतियों में खोती चली गई। कैसे हृदय विहीन व्यक्ति हैं ये, संबंधों की गरिमा भी नहीं पहचानते। दिन बीतते गए। रघु भैया के विवाह के लिए अम्मा जी और दिवाकर चिंतित थे। दिवाकर अपने भाई के लिए संपन्न घराने की सुंदर व सुशिक्षित कन्या चाहते थे। अम्मा जी चाह रही थी मैं अपने मायके की ही कोई लड़की यहाँ ले आऊं, पर मुझे तो रघु भैया का स्वभाव कभी भाया ही नहीं था। जानबूझकर दलदल में कौन फंसे। एक दिन दिवाकर मुझसे बोले, शालू, रघु के लिए कोई लड़की देखो। मैं विस्मय से उनका चेहरा निहारने लगी थी। समझ नहीं पा रही थी वे वास्तव में गंभीर हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं। रघु भैया के स्वभाव से तो वह स्त्री सामंजस्य स्थापित कर सकती थी जिसमें समझौते व संयम की भावना कूट कूट कर भरी हो। घर हो या बाहर, आपा खोते एक पल भी नहीं लगता था उन्हें। मैं हल्के फुल्के अंदाज में बोली, ब्याह भले कराओ देवर जी का, पर उस स्थिति की भी कल्पना की है तुमने कभी जब वे पूरे वातावरण को युद्ध भूमि में बदल देते हैं? मैं तो डरकर तुम्हारी शरण में आ जाती हूँ, पर उस गरीब का क्या होगा? मैंने बात सहज ढंग से कही थी, पर दिवाकर गंभीर थे। मेरे दृष्टिकोण का मानदंड चाहे जो भी हो, पर दिवाकर के तो वे प्रिय भाई थे और अम्मा जी के लाडले सुपुत्र। दोनों की दृष्टि में उनका अपराध क्षम्य था। वैसे लड़का सुशिक्षित हो, उच्च पद पर आसीन हो और घराना संपन्न हो तो रिश्तों की कोई कमी नहीं होती। कद काठी, रूप रंग व आकर्षक व्यक्तित्व के तो वे स्वामी थे ही। मेरठ वाले दुर्गा प्रसाद की बेटी इंदु सभी को बहुत भाई थी। मैं सोच रही थी क्या देंगे रघु भैया अपनी अर्धांगिनी को। उनके शब्दकोश में तो सिर्फ कटु बाण है जो सर्पदंश सी पीड़ा ही तो दे सकते हैं। भावों और संवेदनाओं की परिभाषा से कोसों दूर यह व्यक्ति उपेक्षा के नश्तर ही तो चुभो सकता है। इंदु को हमारे घर आना था, वह आई भी। 2 भाइयों की इकलौती बहन। इतना दहेज लाई कि अम्मा जी पड़ोसनों को गिनवा गिनवा कर थक गई थी। अपने साथ संस्कारों की अनमोल धरोहर भी वह लाई थी। उसके मृदु स्वभाव ने सबके मन को जीत लिया। मुझे लगा देवर जी के स्वभाव को बदलने की सामर्थ्य इंदु में है। विवाह के दूसरे दिन स्वागत समारोह का आयोजन था। दिवाकर की वकालत खूब अच्छी चलती थी। संभ्रांत व अभिजात्य वर्ग में उनका उठना बैठना था। रघु भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। निमंत्रण पत्र बांटे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर ही सिमट आया हो। इंदु को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को घर पर बुलाया गया था। लोगों का आना शुरू हो गया था। उधर इंदु तैयार नहीं हो पाई थी। रघु भीतर आ गए थे। क्रोध के आवेग से बुरी तरह कांप रहे थे। सामने अम्मा जी मिल गईं तो उन्हें ही धर दबोचा। कहाँ है तुम्हारी बहू? महारानी को तैयार होने में कितने घंटे लगेंगे? मैं उनका स्वभाव अच्छी तरह जानती थी। बोली, ब्यूटिशियन अंदर है, बस 5 मिनट में आ जाएगी। पर उन्हें इतना धीरज कहाँ था। आव देखा न ताव भड़ाक से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंच गए। शिष्टाचार का कोई नियम उन्हें छू तक नहीं गया था। ब्यूटिशियन को संबोधित कर आंखें तरेरी। अब जूड़ा नहीं बना, चुटिया बन गई तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। गवारों को समय का ध्यान ही नहीं है। यहाँ अभी मेहंदी रचाई जा रही है, अलता लग रहा है, वहाँ लोग आने लगे हैं। अपमान और क्षोभ के कारण इंदु के आंसू टपक पड़े थे। वह बुरी तरह कांपने लगी थी। मैं भागकर दिवाकर को बुला लाई थी। भाई को शांत करते हुए बोले, रघु बाहर चलो, तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से तो और देर हो जाएगी।
मैं आपकी तरह नहीं जो बीवी को सिर पर चढ़ाकर रखूं। मेरे मुंह से निकला शब्द पत्थर की लकीर होता है। दिवाकर में न जाने कितना धीरज था जो अपने भाई का हर कटु शब्द शिरोधार्य कर लेते थे। मुझे तो रघु भैया किसी मानसिक रोगी से कम नहीं लगते थे। जैसे तैसे तैयार होकर नई बहू जनवासे में पहुंच गई, लेकिन ऐसे लग रहा था मानो उसने उदासी की चादर ओढ़ी हुई हो। बाबुल का अंगना छोड़कर ससुराल में आते ही पिया ने कैसा स्वागत किया था उसका। हंसी खुशी के माहौल में सब काम सही तरीके से निपट गए। दूसरे दिन वे दोनों कश्मीर के लिए चल दिए। वहां जाकर इंदु ने हमें पत्र लिखा। ऐसा लगा जैसे अपने मृदु व कोमल स्वभाव से हम सबको अपना बनाना चाह रही हो। शुष्क व कठोर स्वभाव के रघु भैया तो उसे ये औपचारिकताएं सिखाने से रहे। उन्हें तो अपनों को पराया बनाना आता था। उस दिन रविवार था। हम सब शाम को टीवी देख रहे थे। दरवाजे की घंटी बजाने का अंदाज रघु भैया का ही था। द्वार पर सचमुच इंदु और रघु भैया ही थे। इंदु हमारे बीच आकर बैठ गई, हंसती रही, बताती रही। रघु भैया अपने परिजनों स्वजनों से सदैव दूर ही छिटके रहते थे। मैं बार बार इंदु की उदास सूनी आंखों में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही थी। बात करते करते अक्सर वह चुप हो जाया करती थी। कभी हंसती, कभी सहम जाती। न जाने किस परेशानी में थी। मुझे कुछ भी कुरेदना अच्छा नहीं लगा था। दूसरे दिन से इंदु ने घर के कामकाज का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। मेरे हर काम में हाथ बटाती। अम्मा जी की सेवा में आनंद मिलता था उसे। रघु भैया के मुख से बात निकलती भी न थी कि इंदु फौरन हर काम कर देती। एक बात विचारणीय थी कि पति के रौद्र रूप से घबराकर वह उसके पास पल भर भी नहीं बैठती थी। हमारे साथ बैठकर वह हंसती, बोलती, खुश रहती थी, लेकिन पति के सानिध्य से जैसे उसे वितृष्णा सी होती थी। कई बार जब पति का तटस्थ व्यवहार देखती तो उन्हें खींचकर सबके बीच लाना चाहती, लेकिन वे नए परिवेश में खुद को ढालने में असमर्थ ही रहते थे। सुसंस्कृत व प्रतिष्ठित परिवार में पली बड़ी औरत इस धुरी विहीन, संस्कार विहीन पुरुष के साथ कैसे रह सकती है? मैं कई बार सोचती थी, इस का पुरुष से उसे घृणा नहीं होती होगी। वैसे उन्हें का पुरुष कहना भी गलत था। कोई सुखद अनुभूति हुई हो तो जी जान से कुर्बान हो गए, मगर दूसरी ओर से थोड़ी लापरवाही हुई या जरा सी भी भावनात्मक ठेस पहुंची तो मुंह मोड़ लिया। एक बार दिवाकर दौरे पर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में कपड़े संभाल रही थी कि देवर जी की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। कुछ ही देर में चिंगारी ने विस्फोट का रूप ले लिया था। उनके रजिस्टर पर मेरा बेटा आड़ी तिरछी रेखाएं खींच आया था। हर समय चाची के कमरे में बैठा रहता था। इंदु को भी तो उसके बिना चैन नहीं था। बेवकूफ़ ने मेरा रजिस्टर बर्बाद कर दिया, गधा कहीं का। अपने कमरे में मरता भी तो नहीं। रघु भैया चीखे थे। इंदु ने एक शब्द भी नहीं कहा था। क्रोध में व्यक्ति शायद विरोध की प्रतीक्षा करता है, तभी तो वार्तालाप खींचता है। आग बबूला होकर रघु पलंग पर पसर गए। अचानक पलंग से उठे तो उन्हें चप्पलें नहीं मिली। पोछा लगाते समय रमिया ने शायद पलंग के नीचे खिसका दी थी। रमिया तो मिली नहीं, सो उन्होंने पीट डाला मेरे बेटे को। इंदु ने उसके चारों तरफ कवच सा बना डाला, पर वे तो इंदु को ही पीटने पर तुले थे। मैं भागकर अपने बेटे को ले आई थी। पीठ सहलाती जा रही और सोचती भी जा रही थी कि क्या सौरभ का अपराध अक्षम्य था। किसी को भी मैंने कुछ नहीं कहा था। चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। पति को शांत कर कुछ समय बाद इंदु मेरे कमरे में आकर मुझसे क्षमा याचना करने लगी। मैं बुरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। अपने आप को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल ही रही। बोली, देखूंगी जब अपने बेटे से ऐसा ही व्यवहार करेंगे। इंदु दया का पात्र बनकर रह गई। बेचारी और क्या करती। हमेशा की तरह उसे बैठने तक को नहीं कहा था मैंने। शाम को अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए रघु भैया खिलौना बंदूक ले आए थे। सौरभ तो सामान्य हो गया। अपमान की भाषा वह कहाँ पहचानता था,
लेकिन मेरा आहत स्वाभिमान मुझे प्रेरित कर रहा था कि यह बंदूक उस क्रोधी के सामने फेंक दूं और सौरभ को उसकी गोद से छीनकर अपने अहम की तुष्टि कर लूं। लेकिन मर्यादा के अंश सहेजना दिवाकर ने खूब सिखाया था। उस समय अपमान का घूंट पीकर रह गई थी। दूसरे की भावनाओं की कद्र किए बिना अपनी बात पर अड़े रहकर मनुष्य अपने अहंकार की तुष्टि भले ही कर ले, लेकिन मधुर संबंध जो आपसी प्रेम और सद्भाव पर टिके रहते हैं खुद ब खुद समाप्त होते चले जाते हैं। उसके बाद तो जैसे रोज का नियम बन गया था। इंदु जितना अपमान व आरोप सहती उतनी ही यातनाओं की पुनरावृत्ति अधिक तीव्र होती जाती थी। भावनाओं से छलकती आंखों में एक शून्य को टंगते कितनी बार देखा था मैंने। प्रतिकार की भाषा वह जानती नहीं थी। पति का विरोध करने के लिए उसके संस्कार उसे अनुमति नहीं देते थे। उधर रघु भैया को कई बार रोते हुए देखा था मैंने। इधर इंदु अंतर्मुखी बन बैठी थी। कितनी बार उसकी उदास आंखें देखकर लगता जैसे पारिवारिक संबंधों व सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ हो। 1 वर्ष के विवाहित जीवन में वह सूख कर कांटा हो गई थी। अब तो माँ बनने वाली थी। मुझे लगता उसकी संतान अपनी माँ को यूँ तिरस्कृत होते देखेगी तो या स्वयं उसका अपमान करेगी या गुमसुम सी बैठी रहेगी। एक दिन इंदु की भाभी का पत्र आया। ब्याह के बाद शायद पहली बार वे पति के संग ननद से मिलने आ रही थी। इंदु पत्र मेरे पास लाई और बोली, भाभी, मेरे भैया और भाभी मुझसे मिलने आ रहे हैं। इंदु का स्वर सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई। बोली, यह तो बड़ी खुशी की बात है। आप तो जानती हैं इनका स्वभाव, बात बात में मुझे अपमानित करते हैं। भाभी भैया को मैंने कुछ नहीं बताया है आज तक। उनके सामने भी कुछ। उसका गला रूंध गया। दोषी कौन है इंदु? अत्याचार करना अगर जुर्म है तो उसे सहना उससे भी बड़ा अपराध है। मैंने उसे समझाया। मैं मात्र संवेदना नहीं जताना चाह रही थी, उसका सुप्त विवेक जगाना भी चाह रही थी। मैंने आगे कहा, पति को सर्वशक्तिमान मानकर उसके पैरों की जूती बनकर जीवन नहीं काटा जा सकता। पति पत्नी का व्यवहार मित्रवत हो तभी वे सुख दुख के साथी बन सकते हैं। इंदु अवाक सी मेरी ओर देखती रही। उसका अर्धसुप्त विवेक जैसे विकल्प ढूंढ रहा था। दूसरे दिन सुबह ही उसके भैया भाभी आए थे। उनका सौम्य, संतुलित व संयमित व्यवहार बरबस ही आकर्षित कर रहा था हम सबको। उपहारों से लदे फदे कभी इंदु को दुलारते, कभी रघु को पुचकारते। कितनी देर तक इंदु को पास बैठाकर उसका हाल पूछते रहे। गांभीर्य की प्रतिमूर्ति इंदु ने उन्हें अपने शब्दों से ही नहीं, हाव भाव से भी आश्वस्त किया था कि वह बहुत खुश है। 2 दिन हमारे साथ रहकर अम्मा जी व रघुवीर भैया से अनुमति लेकर वे इंदु को अपने साथ ले गए थे। प्रथम प्रसव था, इसीलिए वे इंदु को अपने पास ही रखना चाहते थे। रघुवीर भैया का उन दिनों स्वभाव बदला बदला सा था। चुप्पी का मानो कवच ओढ़ लिया था उन्होंने। इंदु के जाने के बाद भी वे चुप ही रहे थे। प्रसव का समय नज़दीक आता जा रहा था। हम सब इंदु के लिए चिंतित थे। यदा कदा उसके भाई का फोन आता रहता था। रघुवीर भैया व हम सबसे यही कहते थे कि उस समय वहाँ हमारा रहना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर ने उसकी दशा चिंताजनक बताई थी। ऐसा लगता था रघु इंदु से 2 बोल बोलना चाहते थे। उन जैसे आत्मकेंद्रित व्यक्ति के मन में अपनी पत्नी के लिए थोड़ा बहुत स्नेह विरह के कारण जागृत हुआ था या अपने ही व्यवहार से क्षुब्ध होकर वे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे, इस बारे में मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। रघु के साथ मैं व सौरभ इंदु के मायके जा पहुँचे थे। माँ तो इंदु की बचपन में ही चल बसी थी। भैया भाभी उसकी यूँ सेवा कर रहे थे जैसे कोई नाजुक फूल हो। अवाक से रघु भैया कभी पत्नी को देखते तो कभी साले व सहलास को। ऐसा स्नेह उन्होंने कभी देखा नहीं था। पिछले वर्ष जब इंदु को पेट दर्द हुआ था तो दवा लाना तो दूर, वे अपने दफ्तर जाकर बैठ गए थे। यहाँ कभी इंदु को फल काट कर खिलाते तो कभी दवा पिलाने की चेष्टा करते। इंदु स्वयं उनके अप्रत्याशित व्यवहार से
अचंभित सी थी। 3 दिन तक प्रसव पीड़ा से छटपटाने के बाद इंदु ने बिटिया को जन्म दिया था। इंदु के भैया भाभी उस गुड़िया को हर समय संभालते रहते। इधर मैं देख रही थी रघु भैया के स्वभाव में कुछ परिवर्तन के बाद भी इंदु बूझी बूझी सी रहती थी, कम बोलती और कभी कभी ही हंसती। कुछ ही दिनों के बाद इंदु को लिवा ले जाने की बात उठी। इसी बीच रघु एक बार घर भी हो आए थे, पर अचानक इंदु के निर्णय ने सबको चौंका दिया। वे बोली, मैं कुछ समय भैया भाभी के पास रहकर कुछ कोर्स करना चाहती हूँ। ऐसा लगा जैसे दाम्पत्य के कलेश और सामाजिक प्रताड़ना के त्रास से अर्धविक्षिप्त होती गई इंदु का मनोबल मानो सुदृढ़ सा हो उठा है। कहीं उसने रघु भैया से अलग रहने का निर्णय तो नहीं ले लिया। स्पष्ट ही लग रहा था कि कोर्स का तो मात्र बहाना है, वह हम सबसे दूर रहना चाहती है। उधर रघु भैया बहुत परेशान थे। ऊहापोह की मनोस्थिति में आशंकाओं के नाग फन उठाने लगे थे। इंदु के भैया भाभी ने निश्चय किया कि पति पत्नी का निजी मामला आपसी बातचीत से ही सुलझ जाए तो ठीक है। इंदु कमरे में बेटी के साथ बैठी थी। रघु भैया के शब्दों की स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही थी। इंदु से उन्होंने अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना की, लेकिन वह फिर भी चुप ही बैठी रही। रघु भैया फिर बोले, इंदु, प्यार का मोल मैंने कभी जाना ही नहीं। यहाँ तुम्हारे परिवार में आकर पहली बार जाना कि प्यार, सहानुभूति के मृदु बोल मनुष्य के तन मन को कितनी राहत पहुँचाते हैं। उस समय कोई 3 वर्ष के रहे होंगे हम दोनों भाई, जब पिताजी का साया सिर से उठ गया था। उनकी मृत्यु से माँ विक्षिप्त सी हो उठी थी। वे घर को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे समय में रिश्तेदार कितनी मदद करते हैं यह तुम जान सकती हो। माँ का पूरा आक्रोश तब मुझ पर उतरता था। मुझे लगता वे मुझसे घृणा करती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ अपने बेटे से घृणा नहीं कर सकती। इंदु का अस्फुट सा स्वर था। बच्चे की स्कूल की फीस ना दी जाए, बुखार आने पर दवा ना दी जाए, ठंड लगने पर ऊनी वस्त्र ना मिले तो इस भावना को क्या कहा जाएगा? माँ ऐसा व्यवहार मुझसे ही करती थी। दिवाकर का छोटा सा दुख उन्हें आहत करता। उनकी भूख से माँ की आंतड़ियों में कुलबुलाहट पैदा होती। दिवाकर की छोटी सी छोटी परेशानी भी उन्हें दुख के सागर में उतार देती। दिवाकर भैया क्या विरोध नहीं करते थे? इंदु, जब इंसान को अपने पूरे मौलिक अधिकार खुद ब खुद मिलते रहते हैं तो शायद दूसरी ओर उसका ध्यान कभी नहीं खिंचता, या हो सकता है मुझे ही ऐसा महसूस होता हो। शुरू शुरू में चिड़चिड़ाहट होती, क्षुब्ध हो उठता था माँ के इस व्यवहार पर, लेकिन बाद में मैंने चीख कर चिल्लाकर अपना आक्रोश प्रकट करना शुरू कर दिया। बच्चे से यदि उसका बचपन छीन लिया जाए तो उससे किसी प्रकार की अपेक्षा करना निरर्थक सा लगता है ना। हर समय उत्तरदायित्वों का लबादा मुझे ही ओढ़ाया जाता। यह मकान, यह गाड़ी, घर का खर्चा, सब कुछ मेरी ही कमाई से खरीदा गया। दिवाकर अपनी मीठी वाणी से हर पल जीतते रहे और मैं कर्कश वाणी से हर पल हारता रहा। धीरे धीरे मुझे दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आने लगा। बीमार व्यक्ति को दुत्कारने में सुख की अनुभूति होती। कई बार तुम्हें प्यार करना चाहा भी तो मेरा अहम मेरे आगे आ जाता था। जिस भावना को कभी महसूस नहीं किया उसे बांट कैसे सकता था। अपनी बच्ची को मैं खूब प्यार दूंगा, विश्वास दूंगा, ताकि वह समाज में अच्छा जीवन बिता सके। उसे कलुषित वातावरण से हमेशा दूर रखूंगा। अब घर चलो इंदु। रघु फूट फूट कर रोने लगे थे। इंदु अब कुछ सहज हो उठी थी। रघु भैया दया के पात्र बन चुके थे। मैं समझ गई थी कि मनुष्य के अंदर का खोखलापन उसके भीतर असुरक्षा की भावना भर देता है। फिर इसी से आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसीलिए शायद वे उत्तेजित हो उठते थे। इंदु घर लौट आई थी। वह रघु भैया और उनकी छोटी सी गुड़िया बेहद प्रसन्न थे। कई बार मैं सोचती, यदि रघु भैया ने अपने उद्गार लावे के रूप में बाहर न निकाले होते तो यह सुप्त ज्वालामुखी अंदर ही अंदर हमेशा धधकता रहता, फिर विस्फोट हो जाता, कौन जाने।
दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।